अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक नए सिलसिले का आगाज कर रहे हैं जिसमें हम पाकिस्तान की मईशत का तकाबली जायजा लेंगे चंद ऐसी मईशतों के साथ जो कुछ अर्सा पहले हमारे जैसे मसाइल से दो चार थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी पॉलिसियों को बेहतर किया, कुछ अच्छे इकदाम लिए, पर आज वो मईशतें हमसे कहीं आगे। इस जायजे की मदद से हम उन पॉलिसियों को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे जिनको अपनाकर उन ममालिक ने हमारे जैसे हालात से पीछा छुड़ाया और आज वो मुस्तहकम मईशतों में शामिल है। तो सबसे पहली मईशत जिसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है वियतनाम। नाजरीन, अगर आप जीडीपी पर कैपिटा यानी फी कस आमदनी की बात करें तो 1990 की दिहाई तक वियतनाम की जीडीपी पर कैपिटा और पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा में कुछ खास फर्क नहीं था, बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमिक इंडिकेटर से लिए गए इस डाटा को अगर आप देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि 1990 में पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा $3062 थी, जबकि वियतनाम की $2099 थी। यूं पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा वियतनाम की जीडीपी पर कैपिटा से कुछ बेहतर थी। ताहम वियतनाम की जीडीपी पर कैपिटा बहुत तेजी से बढ़ी और 2021 में इसकी वैल्यू हुई $10,628, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा में जो इजाफा हुआ उसकी स्पीड कुछ कम थी और पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा यानी फीकस आमदनी परचेजिंग पावर पैरिटी से एडजस्ट करके हकीकी वैल्यू पर देखें तो 2021 में उसकी वैल्यू बनती है 5,232, जो कि वियतनाम की फीकस आमदनी से तकरीबन आधी है। इसके साथ साथ दूसरा बड़ा इंडिकेटर वो है एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि 1990 में पाकिस्तान की थी तकरीबन $9.74 अरब और वियतनाम की थी तकरीबन $4.31 अरब, यानी पाकिस्तान की कुल एक्सपोर्ट से तकरीबन आधी। 2021 में आते हैं तो पाकिस्तान की जो कुल एक्सपोर्ट्स हैं वो बनी तकरीबन $39 अरब की, जबकि वियतनाम की जो कुल एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं तकरीबन $321 अरब। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1997-98 तक हम वियतनाम से बेहतर थे, लेकिन उसके तकरीबन 20-22 साल के बाद हमारा और वियतनाम का कुछ मवाजना ही नहीं रह गया। ऐसा कैसे हुआ? वियतनाम ने आखिर क्या किया कि उसकी मईशत इतनी तेजी से तरक्की कर गई और हम वहीं के वहीं रह गए? जो वियतनाम का इकोनॉमिक मिरेकल है उसके 3 अहम पहलू। सबसे पहली चीज ट्रेड एंड एक्सटर्नल लिबरलाइजेशन, यानी उन्होंने दुनिया के साथ तिजारत बढ़ाई। तिजारत के ऊपर जो मुख्तलिफ रुकावटें हैं, कभी होम इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के नाम पर, कभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बचाने के नाम पर, कभी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के नाम पर, उन्होंने इससे पीछा छुड़ाया। ट्रेड के ऊपर से टैक्सेस को खत्म किया, जो चंद टैक्सेस रह गए उनको बहुत कम किया, जिसकी वजह से वहां पे वो इंडस्ट्री बच सकी जो बैनुल अक़वामी दुनिया से कंपेटिटिव थी। इसके बाद वहां पे लेबर सस्ती थी, जिसकी वजह से बैरूनी दुनिया से अच्छी खासी सरमायाकारी हुई और वियतनाम में रोजगार के मौके पैदा हुए, एक्सपोर्ट्स बढ़ी, खुशहाली आई, लोगों की आमदनी में अच्छा खासा इजाफा। इसके साथ साथ उन्होंने एक और काम भी किया, वो ये किया कि अपने मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक रेगुलेशंस थी उनको कम से कम किया और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लेके आए, कारोबार करने में आसानियां पैदा की। हुकूमती अमल दखल जो इजाजतनामा, परमिट्स, लाइसेंसेस, रेगुलेशंस के नाम पे था, इससे उन्होंने मईशत की जान छुड़ाई। यूं वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडिकेटर वियतनाम 2019 में 67 प्लेस यानी 67वीं जगह पर आ गया। इसके साथ साथ उन्होंने इंडस्ट्री पर मुख्तलिफ तरह के टैक्सेस को भी खत्म किया। जो टैक्सेस बाकी बचे उनकी शरह भी बहुत कम की, जिसकी वजह से उस मुल्क में इंडस्ट्री लगी, एक्सपोर्ट्स बढ़ी, उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस खत्म हुए और उस मुल्क ने तेजी से तरक्की की। जब कौमी आमदनी में इजाफा हुआ तो उससे उनकी टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा हो गई। तीसरा काम जो उन्होंने किया वो किया इंसानों के ऊपर बेहतरीन सरमाया, खास तौर पर
स्कूल एजुकेशन और टेक्निकल ट्रेनिंग को उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया। 2015 में OECD ने एक असेसमेंट की जिसमें हाई स्कूल स्टूडेंट्स की मैथ्स, साइंस और इस तरह के सब्जेक्ट्स में महारत का जायजा लिया गया। 72 ममालिक ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया और इसमें जो वियतनाम का नंबर था वो 8वां था। तो यहां से हम देख सकते हैं कि वियतनाम की तरक्की के 3 बुनियादी असूल हैं। नंबर 1, ट्रेड लिबरलाइजेशन। ट्रेड के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है, टैरिफ्स हैं और इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी, इनको खत्म किया, जो रह गई उनको कम से कम किया। साथ उन्होंने कारोबारी मामलात के अंदर हुकूमती अमल दखल को बहुत कम किया, गैर जरूरी रेगुलेशन से, रेड टेप से जान छुड़ाई और कॉस्ट ऑफ बिजनेस को कम किया, इंडस्ट्री के ऊपर टैक्सेस को कम किया। और तीसरी चीज, इंसानों के ऊपर सरमायाकारी की और इंसानों के ऊपर सरमायाकारी करते हुए जो उनका फोकस था वो स्कूल और टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। मेरा ख्याल है कि इसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप बखूबी समझ सकते हैं। आपको ये सिलसिला कैसा लगा? आप पाकिस्तान का मवाजना किस मुल्क के साथ देखना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह।